नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही आज हमारे साथ है खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम से भी समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का आज का पूरा अपडेट। सबसे पहले हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार का क्या रहा हाल? तो दिन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती गिरावट के बाद हमने देखा बाजार ने निचले स्तरों से दमदार रिकवरी भी दिखाई और आखिरकार ऊपरी स्तरों से फिसलकर ही बंद हुए। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 17,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, तो निफ्टी बैंक करीब 50 अंक गिरा और 36,000 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने देखा करीब 150 अंकों की गिरावट रही और ये 57,260 पर जाकर बंद हुआ। तो बाजार में आज का तेज उतार चढ़ाव और उसके बाद आए रिकवरी को समझा रहे हैं अनिल जी। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। पहले तो शुक्रवार के सेशन के संकेत अमेरिका से बेहद कमजोरी के थे। 900 पॉइंट नीचे डाउ जाकर बंद हुआ, लेकिन आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक मजबूत थे और बाकी एशियाई बाजारों में मिला जुला सा कारोबार। तो उससे मूड माहौल उतना खराब नहीं था जितना शुक्रवार को था। एफआईज की दमदार बिकवाली के आंकड़े आए थे, ये दूसरा नेगेटिव था, लेकिन इसके सामने वायदा कारोबार के संकेत और आंकड़े ये बता रहे थे कि पुट कॉल रेशियो घटकर 0.8 के नीचे काफी हद तक ओवरसोल्ड था। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर के बाजारों में करेक्शन की शुरुआत हुई, बिकवाली का ट्रिगर बना, वो था नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से। वीकेंड पर कोई खास बड़े मामले या बड़ा डर वाली बात नहीं हुई। हालांकि कुछ देशों ने अपने अपने प्रतिबंध बढ़ाए हैं ताकि ये फैले ना, लेकिन कोई ऐसे बहुत तेजी से इसके फैलने या नुकसान करने के संकेत नहीं आते हुए दिखे। इससे भी बाजार के मूड माहौल को थोड़ी सी राहत मिली। इन सब के चलते शुरुआत हल्की सुस्ती के साथ हुई, हल्की पॉजिटिव, लेकिन खुलते ही तेज बिकवाली होती दिखी और शुरुआती 15 मिनटों में ही बाजार जोर से गिरे। 35,300 के आसपास बैंक निफ्टी आता दिखा, लेकिन बाद में उतार चढ़ाव के बीच शानदार रिकवरी निचले स्तरों से 1000 पॉइंट से ज्यादा की और बंद 36,000 के बेहद करीब हुआ। वही हाल निफ्टी का भी था। ऊपर 17,000 के ऊपर खुलने के बाद 16,800 के थोड़ा सा नीचे तक फिसलता हुआ दिखा और निचले स्तरों से शानदार 350 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में भी आती हुई दिखी। फाइनली 17,050 के आसपास हरे निशान के साथ समाप्ति और ऐसा ही हाल सेंसेक्स का भी रहा। तो इंडेक्स में मिला जुला कारोबार, जहां सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में तो बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ। अभी भी देखना होगा कि किस तरह के आंकड़े निकल कर आते हैं ट्रेडर्स की पोजीशन के और एफआईज के, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से थोड़े से स्टेबिलिटी के संकेत आते हुए जरूर दिखे हैं। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि इंडेक्स पे थोड़ी राहत मिली, लेकिन हाँ अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली काफी शेयरों में आज भी दिखी है और ब्रॉडर मार्केट आज भी कमजोरी के साथ ही रहे। तो शायद जिस तेजी से पिछले हफ्ते गिरावट हुई है उसको भरने में और उससे उबरने में शायद बाजार थोड़ा सा वक्त और लगाए। चलिए आज के खास मेहमान श्रीकांत जी का रुख करें। तो श्रीकांत जी, हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत आपको कैसी लग रही है बाजार की? नए वेरिएंट्स का जो डर है बाजार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही कल के लिए शॉर्ट टर्म पिक और मीडियम टर्म के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं? बिल्कुल। तो देखिए, हमें लगता है कि जो मार्केट है उसमें हमने काफी बड़ी बिकवाली देखी और आज के दिन में अगर आप देखें तो जो फर्स्ट हाफ में जो मार्केट गिरा था वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि जितनी भी लॉन्ग पोजीशन थी, जहां पे भी मार्जिन्स के शायद कुछ सवाल थे, वहां पे हमें लगता है कि काफी बड़ा अनवाइंडिंग हमें देखने मिला और इसी वजह से मार्केट जो है वो काफी जोर से 16,800 की तरफ गिरा था। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी देखने मिली है वो हमें लगता है कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है और इसी वजह से मार्केट में जो है वो बाय ऑन डिप्स के बेसिस पे काफी अच्छे स्टॉक्स ने काफी बढ़िया बाइंग करी। तो हमें लगता है कि ब्रॉडर जो मार्केट है वो यहाँ से हमें लगता है कि 16,800 के करीब काफी बड़ा सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो 17,200 के करीब है और अगर 17,200 के लेवल्स को अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मार्केट है वो न्यूज फ्लो के बेसिस पे अटका हुआ है और अगर न्यूज फ्लो अगर क्लियर होते नजर आएंगे तो डेफिनेटली हमें लगता है कि मार्केट में और हमें तेजी देखने मिलेगी। बिल्कुल, ये तो रही बाजार पर आपकी राय। श्रीकांत जी, अब कल के लिए कौन सी पिक लेकर आए हैं? मतलब शॉर्ट टर्म का नजरिया और मीडियम टर्म के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक?
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर किसी एक स्पेसिफिक मीडियम टर्म के बेसिस पे अगर किसी को अगर बाय किया जा सकता है, तो वो है जस्ट डायल। और उसका रीज़न ये है कि मार्केट जो है वो फेवर कर रहा है कुछ मिड साइज कंपनीज़ को, स्मॉल साइज कंपनीज़ को, जहाँ पे उतना बड़ा सेल ऑफ हमें नहीं देखने मिला है जितना हमने सेल ऑफ लार्ज कैप कंपनीज़ में देखा है। और उसका रीज़न क्लियर है कि एफआईज ने काफ़ी जोर से माल बेचा है, तो एफआईज के पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो लार्ज कैप कंपनीज़ के है, ए ग्रुप के कंपनीज का, इसी वजह से हमने उनमें लगातार एक सेल ऑफ देखा है। लेकिन मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनीज में अच्छी तेजी भी देखने में मिली है और मिल सकती है। हमें लगता है कि जस्ट डायल को लॉन्ग करके चलना चाहिए। करंट लेवल से 650 का स्टॉप लॉस रखे और 800 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म का अगर एक हम व्यू लेते हैं तो हमें लगता है कि उस केस में हमें जो फोकस करना है वो एफएसएल पे करना है, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के ऊपर फोकस करना है। और उसका रीजन ये है कि ये स्टॉक काफी अच्छी तरीके से करेक्ट हुआ है और कुछ 2 महीने पहले इसकी जो उसने ऊंचाई उसने रीच की थी वो थी लगभग 250 के करीब। वहां से अच्छा करेक्शन हमें देखने मिला है और स्टॉक गिरते गिरते ऑलमोस्ट 150 के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल्स पे ये काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा बाउंस बैक हमें दे सकता है। 145 का स्टॉप लॉस रखे, 185 से लेकर 190 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए फर्स्ट सोर्स यानी एफएसएल लिमिटेड में खरीदारी का नजरिया श्रीकांत चौहान का, और मीडियम टर्म के लिए अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो जस्ट डायल में खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। ये है श्रीकांत चौहान की राय। आगे बढ़ते हैं और अब अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच कैसे रहेगी मार्केट की चाल जानना जरूरी है। मार्केट पर एक्सपर्ट्स की पोल लेकर हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताएं कहां होगी कमाई और बाजार के लिए कौन से हो सकते हैं हिमस्तर अगले 1 महीने तक? देखिए, अगले 1 महीने के लिए बाजार की चाल समझने के लिए हमने जानकारों से बात की और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो 54% बाजार के जानकार ये मान रहे कि मौजूदा स्तर से बाजार जो है आपको 1 महीने बाद तेजी ही दिखाएगा। हालांकि लगभग सभी जितने भी जानकारों से हमने ये बात की उनका मानना है कि बीच में करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन 1 महीने क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग ही आपको देखने को मिलेगी। हालांकि 28% बाजार के जानकार ऐसे भी है जो मान रहे कि स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, तो बाजार में जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 28% बाजार के जानकारों का जो व्यू है वो बेरिश है और 18% बाजार के जानकार अगर आप देखें तो मान रहे कि जो बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसके चलते एक परफेक्ट व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। देखिए, तेज़ी वालों से हमने पूछा कि तेज़ी आएगी तो कितनी आ सकती है, तो यहाँ पर 17% बाजार के जानकार ये मान रहे कि 17,650 एक रेजिस्टेंस बन गया है फिलहाल। इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ से थोड़ा एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और 83% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि थोड़ी सी डिप के बाद हो सकता है कि निफ्टी जो है 18,000 के स्तर को दोबारा रिक्लेम करते हुए नजर आए। मंदी वालों की बात की जाए तो यहाँ पर 38% बाजार के जानकार ये भी मान रहे हैं कि निफ्टी जो है आपको 1 महीने के अंदर अंदर 16,000 तक के स्तर दिखा सकता है। हालांकि 62% ये मान रहे कि 16,500 एक अहम सपोर्ट है, इससे नीचे फिसल के क्लोजिंग देने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन सभी जानकारों से हमने पूछा कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर इस गिरावट में आपको खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको खास फोकस करना चाहिए। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर ऐसा है जहां पर सभी जानकार मान रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो है आपको अपनानी चाहिए और गिरते बाजार में आईटी और फार्मा इन दोनों स्टॉक्स में जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आशीष, इस पूरे ट्रेंड को बताने के लिए। बाजार के अगले 1 महीने की चाल आपने हमें बताई। आगे बढ़ते हैं और हमने देखा है एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड हमें देखने को मिला है, लेकिन इस दौर में कुछ ऐसे शेयर भी हैं जिनमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अब ऐसे कौन से शेयर हैं, डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। बताइए वरुण। देखिए, वैसे तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में जम के बिकवाली की है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स भी है जहां पे उन्होंने खरीदारी की है। एक तो कंजम्पशन स्पेस और दूसरा अनलॉक से जुड़े जो स्टॉक्स है, जो सेक्टर्स है, वहाँ पे एफआईआईज ने जम के खरीदारी की है। करीब 8,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है इन सेक्टर्स में की गई है। इनफैक्ट अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स में इनका AUM जो है उसमें 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और पिछले 3 महीनों में रिटेल सेक्टर के AUM में करीब 33% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट रिटेल सेक्टर में एफआईआईज का जो कुल वेटेज है वो मल्टी ईयर हाइस पे पहुंच चुका है। इस तरह की खरीदारी इन्होंने रिटेल स्पेस में की है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं आपको किस तरह की खरीदारी हुई है, तो रिटेल स्पेस में करीब 66 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी हुई है, यानी कि करीब 4-4.5 हज़ार करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो रिटेल स्पेस में की गई है। ऑटो एंसिलरी में करीब 37 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी हुई है।
टेक्सटाइल अपैरल स्पेस में करीब 8 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है, एयरलाइन स्पेस में 4 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी और होटल और टूरिज्म स्पेस में करीब 3 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी हुई है। यानी कि भारतीय बाजारों में भले एफआईआईज ने पिछले 2-1.5 महीने में अच्छी खासी बिकवाली की है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेस, ऐसे सेक्टर्स है और खासकर कंजम्पशन और अनलॉक रिलेटेड स्टॉक जो है वहाँ पे एफआईआईज ने खरीदने का मूड बनाया है और करीब 8,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है इस पूरे स्पेस में पिछले 1.5-2 महीनों में की गई है। शुक्रिया वरुण, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए यस बैंक से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। हमने देखा यस बैंक के अधिकारियों के कारनामे अब उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अब इन पर की है बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण शर्मा है जिनके पास है पूरी डिटेल्स इस पूरी खबर की। तरुण, जो होलसेल बैंकिंग हेड है यस बैंक के आशीष अग्रवाल, उनको छुट्टी पर भेजा गया है। ईडी कार्रवाई भी कर रही है। इस जांच में पाया क्या गया अब तक? बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब तक उनको चार्जशीटेड नहीं किया तब तक जो नया मैनेजमेंट है अभी यस बैंक का, उसमें उन्होंने उनको छुट्टी पे नहीं भेजा। उनको फरवरी में पता लग गया था कि करीबन 31 ऐसे अकाउंट हैं, 71 ऐसे अकाउंट्स हैं और 31,850 करोड़ के ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें वो एनपीए में इनका रोल सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ये चीफ क्रेडिट रिस्क ऑफिसर थे। इन्हीं की ही एक सलाह होती है कि बैंक को कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा लोन किस लोन को अप्रूव करना चाहिए और किस लोन को नहीं करना चाहिए और किस कंडीशंस पे अप्रूव करना चाहिए। ये सभी आशीष अग्रवाल की जिम्मेदारी थी और इसको ईडी ने अपनी चार्जशीट, जो ओएस्टर केस के अंदर जो चार्जशीट करी, उसमें साफ तौर से कहा है कि आशीष अग्रवाल जो हैं वो पूरी तरीके से कल्पित हैं और उनको इसमें अक्यूज बनाया गया है। हालांकि जो आशीष अग्रवाल है वो अपनी स्टेटमेंट में राणा कपूर पे सारा ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि यदि आपको जब आपके पास ये फाइल आई थी लोन अप्रूव करने से पहले, तो आपने इसमें कंसर्न क्यों नहीं रेस किया गया था। तो वही सवाल अब यहाँ पे नए मैनेजमेंट पे खड़ा होता है कि जब फरवरी के अंदर उनकी खुद की जो रिव्यू कमेटी की जो फाइल थी वो आ गई थी, तो अब क्यों उनको छुट्टी पे भेजा गया, इतने समय तक इंतजार क्यों किया गया। और जो होलसेल, उनको पहले चीफ क्रेडिट रिस्क ऑफिसर से हटा के होलसेल बैंक का हेड बनाया गया था, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है। लेकिन क्योंकि वो राणा कपूर के बिल्कुल साथी थे, जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी मान रहा है, लेकिन फिर भी नए मैनेजमेंट ने उनको अपने साथ रखा और एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनको दिया। और अब जब ईडी ने उनको चार्जशीट कर दिया है, कोर्ट में केस है, तब जाके उनको छुट्टी पे भेजा है। तरुण, ये बात भी सामने आएगी, सवाल उठेंगे कि एक अधिकारी की छुट्टी पर जाने से, उनको छुट्टी पर भेजने से, इनफैक्ट उनको कल्प्रिट बनाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि बोर्ड बदल गया है लेकिन कोर मैनेजमेंट के लोग अभी वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो राणा कपूर की टीम में थे और इनके रहते हुए ये जो यस बैंक है वो एक मुश्किल में पड़ा था। लेकिन नया मैनेजमेंट पे भी, नया जो मैनेजमेंट आया वो भी इन पे मेहरबान था और इसी वजह से इनको बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए गए, बड़े बड़े रोल इनको दिए गए, जिससे ये अपना कामकाज चला सकें। और सिर्फ आशीष अग्रवाल के साथ ये हुआ कि उनकी जो 5 करोड़ की सैलरी थी उसको 2 करोड़ किया गया, लेकिन क्योंकि वो पिछले कई सालों से एक अच्छा ईसॉप उनके पास था, एक अच्छा सैलरी हाइक उनको हर साल मिल रहा था राणा कपूर के रहते हुए, तो ये कहा गया कि भाई इनको हमने सैलरी कट किया है। लेकिन जो सैलरी जो उनको दिया जा रहा था वो भी यदि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन क्या सिर्फ जो नया मैनेजमेंट है वो एक कन्नी काट सकता है कि हमने इस बंदे को, तो जिनका चार्जशीटेड है उनको हमने छुट्टी पे भेज दिया है, उससे क्या जो यस बैंक की जो कार्य करने की जो प्रणाली है क्या उसमें कोई बड़ा चेंज आएगा? तो वो एक सवाल यहाँ पे जरूर खड़ा होता है। अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी चाहिए आपको खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए कौन से हो सकते हैं अहम संकेत? जहां तक कल के सेशन का सवाल है, 3 सबसे खास बातें जिन पर आपको नजर रखनी। पहला तो ये कि ओमिक्रॉन, ये जो कोरोना वेरिएंट है, इसका क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, क्या कुछ इस मोर्चे पर और ये वेरिएंट फैलने के, प्रतिबंध लगने की खबरें आती है या फिर कोई राहत मिलती है। वो एक सेंटिमेंट सुधारने या बिगाड़ने के लिहाज से बड़ा ट्रिगर होगा। दूसरा ट्रिगर होगा आपके लिए
एफआईज की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े का। अब तक लगातार बिकवाली ही होती दिख रही है और बड़ी होती दिख रही है। आज के सेशन में देखते हैं एफआईज क्या कुछ करते हैं, क्या वो 17,000 के नीचे भी बेच रहे हैं या थोड़ा सा हाथ रोका है, ये दूसरा ट्रिगर होगा। तीसरा बड़ा ट्रिगर जाहिर सी बात है अमेरिका से मिलेगा। गुरुवार को अमेरिका बंद था, शुक्रवार को आधा दिन था, तो आज फुल फ्लेज जब अमेरिका के बाजार खुलेंगे तो आपको ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में अमेरिका डरा हुआ है क्या कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर, या फिर फालतू में बड़ा रिएक्शन, बड़ा करेक्शन हो गया। तो अमेरिकी बाजारों की आज की चाल सबसे ज्यादा अहमियत वाली होगी कल की ओपनिंग के लिए। अब हो क्या सकता है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 17,800 से 17,900 की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 17,200 से 17,350 या 150 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आते दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,300 35,500 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर एक बार 36,500 36,650 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी रुकता अटकता हुआ दिख सकता है। तो बड़े लेवल्स, बड़ी रेंज है क्योंकि 2 दिनों में बाजार में शुक्रवार और आज काफी उतार चढ़ाव हुआ है, तो ट्रेडर्स को थोड़े भारी उतार चढ़ाव वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार होना होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हल्की फुल्की रिकवरी बन सकती है। एक ही चीज है, ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए जिसकी संभावना डाउ फ्यूचर से नजर आ रही, जो कि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 150 पॉइंट ऊपर थे। चलिए, यहाँ पर कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी तो समझ ली। अब कल का ऑप्शन के लिए हमारी बात आशीष केलकर से नहीं हो पा रही, लेकिन उन्होंने कौन सी कल के लिए राय दी आपको बता दें। सन फार्मा की 750 की पुट 25 पर खरीदारी की सलाह उनकी है। स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखें और टारगेट पहला 34 और दूसरा 39। चलिए, अब श्रीकांत जी आपके पास आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो कौन से पिक आज आप सजेस्ट करेंगे? इनफैक्ट देखा जाए तो काफी सारे स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं और हमें लगता है कि जितने भी निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं वहां पे अगर आप फोकस करते हो तो वैसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। रिलायंस है, स्टेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, या तो आप किसी मेटल्स की भी बात कर ले क्योंकि वहां पे भी बड़ा करेक्शन हमने देखा है। कुछ 550-60 के करीब हिंडाल्को था, अभी वो 420-400 के करीब आ चुका है। तो एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान लीवर जो एक 2700-2800 के करीब था 2300 के करीब आया है, लेकिन सेंटीमेंट जो है वो मार्केट का खराब है। लेकिन एक बात अच्छी है कि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल लेवल्स पे आते जा रहे हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि वैसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर मुझे एक स्टॉक अगर चुनना है तो मैं बोलूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे आप फोकस करें। और उसका रीजन ये है कि ये स्टॉक लगातार 870 से गिरते हुए 720-725 के करीब आ चुका है। इसकी जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 680 से हुई थी, तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा फेवरेबल है। इसका ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में है स्टॉक। 680 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चलें। हमें लगता है स्टॉक कम से कम 800 से लेकर 850 के लेवल्स आने वाले 3 से 6 महीने में दिखा सकता है। बिल्कुल सर, तो लंबी अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।